Hello dear student, today we discuss about last part of our chapter bricks, beads and इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन का लास्ट पार्ट है जिसको हम कवर कर रहे हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखेंगे बेटा कि आर्कियोलॉजिस्ट को ये मिला कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशंस थी, तो क्या उस टाइम कोई रूरल भी रहा होगा, कोई शासक, कोई राजा भी रहा होगा उस टाइम। आर्ग्यूमेंट्स थे आर्कियोलॉजिस्ट के बीच में आपस में ही, कुछ व्यूज़ हमें मिले, जैसे कि कुछ एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जो मानते थे देयर वाज नो रूरल इन द हड़प्पन सोसाइटीज़, कि हड़प्पन सोसाइटीज़ में कोई भी किसी तरह का शासक नहीं होता था। और कुछ एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जो मानते थे देयर वाज नो सिंगल रूरल बट सेवरल रूरल्स, ये कुछ रूरल्स होते थे, यानी कि कुछ एक शासक होते थे। एक शासक इतनी बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन को नहीं संभाल पाएगा, उसको संभालने के लिए बहुत सारे शासक होंगे। और कुछ एक मानते थे कि देयर वाज ए सिंगल स्टेट एंड सच कॉम्प्लेक्स डिसीजन वर मेड बाय इम्प्लीमेंटेशन कलेक्टिव बाय इंटायर कम्युनिटीज़। कहते कि जैसे गांव में होता है कि या हमारी सोसाइटीज़ में एक सीएम, फिर पीएम होता है, उसके नीचे सीएम, अलग अलग स्टेट के सीएम होते हैं, फिर म्यूनिसिपल कमेटीज़ होती हैं, फिर गांव में ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत में भी छोटे छोटे वो पार्ट्स बना के, सेक्टर्स बना के काम डिवाइड कर दिए जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी एक कोई कम्युनिटी या एक सोसाइटी रही होगी जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन पे अपना काम करती होगी, छोटी छोटी सोसाइटीज़ बनाकर वो उसमें काम डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो एक बहुत भी बड़ी सामुदायिक संस्था होती है जो कठिन मामलों का निर्णय लेने के लिए बनाई जाती है। तो इसमें अलग अलग थे। रूरल था, हमने मूवी में भी देखा है, या वैसे भी हमें पता है कि आर्कियोलॉजिस्ट का भी मानना है, एविडेंस भी मिले हैं कि उस टाइम पीरियड में रूरल तो होता था। आर्कियोलॉजिस्ट अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट द रिलीजियस प्रैक्टिस, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने अब रिलीजियस प्रैक्टिस को भी कवर करने की कोशिश की है कि वो कौन से देवी देवताओं को मानते थे, किस तरीके का उनका ड्रेसअप सेंस होता था, वो किस किस चीज़ में बिलीव करते थे, किस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे। तो धार्मिक व रहन सहन का पता लगा है, आर्कियोलॉजिस्ट ने उनका पता लगाया है, एविडेंस के थ्रू उसका हमें पता लगा है। हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड देयर ग्रेव प्रोवाइड्स एनुमरल इन्फॉर्मेशन, सभ्यता, कब्रें, वहाँ की जानकारी, वहाँ का रहन सहन, इस चीज़ के बारे में हमें बताती है कि वहाँ लोग कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कौन से देवी देवताओं को मानते थे, देवी देवताओं से रिलेटेड उनके क्या कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर कॉटन यानी कि कपास के बने हुए कपड़े मिले, जिससे हमें उस समय का ड्रेसिंग सेंस पता लगता है कि किस तरीके के लोग कॉटन से बने हुए कपड़े पहनते थे। इन हड़प्पन सिविलाइजेशन फाउंड ए गोडस पिक्चर इन टेराकोटा एंड पिक्चर्स। तो उस टाइम पे हमें गोडस यानी कि देवी की मूर्ति मिली जो टेराकोटा मिट्टी से बनी हुई थी, या बहुत सारी पिक्चर्स मिली, जैसे सील्स मिली, स्टैंप मिली, मोहरें मिली, जिसपे देवी की मूर्ति बनी हुई थी। ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कि वो कौन सी देवी थी, सरस्वती देवी थी या माता पार्वती थी, क्योंकि उस टाइम लोग पशुपति शिव को भी बहुत मानते थे, यानी कि शिव को सिंपल शिव के रूप में नहीं मानते थे बल्कि पशुपति शिव के रूप में वो लोग मानते थे। तो अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वहाँ की जो स्क्रिप्ट थी ना, लिपि थी, वो इस तरीके की थी कि उसको कोई पढ़ नहीं पाया, या देवी का रहन सहन, देवी के कपड़े ऐसे थे जिसकी वजह से हम उसको नहीं पहचान पाए कि ये कौन सी गॉडेस है। हड़प्पा सभ्यता में माता की मूर्तियां मिली जिसमें लेडी बनी हुई थी, पर यह नहीं पहचाना गया कि वह कौन सी देवी की पूजा करते थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था, क्योंकि हमें उसका जो रहन सहन था या ड्रेसिंग सेंस था उससे हम नहीं पता लग पाया कि ये कौन सी गॉडेस थी जिसकी ये लोग पूजा कर रहे थे। आगे है सीटेड विद वन हैंड, उसमें कुछ और पिक्चर्स मिली हमें या कुछ और एविडेंस मिले जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको। सीटेड विद वन हैंड ऑन द नी सच एज द प्रिस्ट किंग वाज ऑल्सो सिमिलरली क्लासिफाइड, यानी कि वहाँ घुटने के बल एक हाथ से बैठा हुआ जैसे पुरोहित राजा था, यानी कि पुजारी राजा भी इस तरह का वर्गीकृत था। यानी कोई एक राजा था जिसको लोग अपने भगवान की तरह मानते थे, क्योंकि जो हमारा प्रिस्ट होता है या जो हमारा किंग होता है वो अपनी जो पब्लिक होती है उसके वेलफेयर के लिए काम करता है, उसके कल्याण के लिए चीज़ें बनवाता है, मंदिर बनवाता है, उनके घर चलाता है। तो वो एक तरीके से जो राजा था उसी को भगवान के रूप में पूजते थे। हम ये भी एविडेंस मिले हैं कि उस टाइम पीरियड के जो लोग थे वो राजा को भगवान की तरह भी पूजते थे। तो कुछ लोगों की ऐसी मूर्तियां मिली जो राजा के सामने घुटनों के बल बैठे हैं और राजा के सामने हाथ जोड़े हुए हैं कि राजा से जैसे प्रे कर रहे हो, ओ माई गॉड या ओ अवर गॉड्स हेल्प अस, या कुछ जैसे भी था उनका सिस्टम, वो उस तरीके से राजा को अपना भगवान मानते थे।
फिर उसके बाद हमें और भी रिलीजियस के लिए कुछ एविडेंस मिले हैं। 2 इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स मिले, जैसे लोथल में और कालीबंगा में हमें जो यज्ञ की वेदियाँ मिली, जैसे अग्निकुंड होता है, हम अभी भी यज्ञ करते हैं इस तरीके की। वेदी इज़ द सेक्रीफिशियल फायर अल्टर, इंग्लिश में वेदिका को बोलते हैं सेक्रीफिशियल फायर अल्टर, एंड हिंदी में उसको वेदिका या यज्ञ बोलते हैं। ये हमें मिला था कालीबंगा और लोथल में, जिससे हमें पता लगता है कि वो लोग अग्नि की पूजा भी करते थे, यानी कि अग्नि को भी पवित्र मानते थे, उसकी भी पूजा करते थे, अपनी भलाई के लिए या शुद्धि के लिए वो लोग हवन भी करते थे, यज्ञ भी करते थे। और जैसे मोहनजोदड़ो में हमने ग्रेट बाथ टब मिला था, ग्रेट बाथ टब भी वो उस टाइम भी हमें बताया था कि जब पब्लिक की गैदरिंग होती है तब वो यूज़ करते हैं, या वो कोई रिलीजियस फंक्शंस होते हैं उनके, तब वो ग्रेट बाथ टब का यूज़ करते हैं। तो यानी कि वो बहुत इंपॉर्टेंस देते थे उस टाइम, भगवान की पूजा में भी विश्वास रखते थे। कुछ एक चीज़ें थी जिसमें वो जिनकी वो पूजा करते थे, जैसे अपने राजा की, देवी की, अग्नि की, बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले जिससे हमें ये कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में रिलीजियस चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस दी जाती थी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एंड होने को आई थी 19th सेंचुरी में। इंडस वैली सिविलाइजेशन के एविडेंस फाइंड हुए थे, जिससे हमें पता लगा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किन किन चीज़ों की वजह से ख़त्म हो गई थी। क्लाइमेट चेंज हुआ, ऐसे एविडेंस मिले। ऐसा माना जाता है कि या तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, अकाल हो गया हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो या सर्दी हो, कुछ ऐसे रीजंस रहे थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो गई थी। जैसे कि अब कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, जिसकी वजह से आप लोग देख रहे हो डे बाय डे कितने डेथ हो रही है, हमारी इंडिया में ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो पॉपुलेशन कितना कम हो रही है, ये सब चीज़ें ऐसा ही उस टाइम भी रहा होगा, कोई बीमारी की वजह से, अकाल की वजह से, डिफोरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई की वजह से, या तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने वनों को बहुत ज़्यादा काट दिया था, या उन्होंने जैसे अर्बन सेक्टर को बसाने के लिए या रूरल सेक्टर को डेवलप करने के लिए, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड हुआ। थर्ड है इसमें एक्सेसिव फ्लड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी। फ्लड होती है बेटा बाढ़, कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी। आपने मोहनजोदड़ो जो मूवी थी उसमें भी एक सीन दिखाया था जिसमें ऋतिक रोशन खड़ा दिखता है कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है, तो वो मन में ही फील करता है कि ये तो अब मोहनजोदड़ो जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी सिविलाइजेशन है, ये इसका अंत आ गया है। अब इतना पानी था कि वो रोक नहीं पाया, या पूरी सिविलाइजेशन के लोग भी मिल जाएं तो उस पानी को रोक नहीं सकते थे। ओवर यूज बाय द आर्यंस, यानी कि आर्यों का आक्रमण स्टार्ट हो गया था बेटा। अब जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होगी, एक वैदिक सभ्यता जन्म लेगी। वैदिक सभ्यता को जिसने बसाया था वो आर्य थे, तो आपका जो सेकंड चैप्टर आएगा वो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड आएगा। वैदिक सभ्यता का जो आरंभ हुआ था वो आर्यों से ही हुआ था। बहुत ज़्यादा डिजीज़ थी या कोई बीमारियाँ फैल गई थी, जैसे अब कोविड है, या उस टाइम कोई चेचक, मलेरिया, इस टाइप की कोई बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था, जिसकी वजह से भी लोगों की डेथ हो गई। तो ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड होने के रीजंस। अब हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरीज किसने की थी, स्टार्टिंग किसने किया था। तो कनिंगम जो है इसको फादर ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले कनिंगम, इसका पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंगम, ने ही आर्कियोलॉजिस्ट में खोज स्टार्ट की थी। 1857 में एक किसी ने, कोई अंग्रेज वो था, सैनिक था, उसने इसको एक सील्स ला के दी, यानी कि एक स्टैंप ला के दी, और बोला कि इंडिया में ना बहुत जगह ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसे एविडेंस मिल रहे हैं जिससे ये पता लगता है कि इंडिया में कोई ना कोई पुरानी सभ्यता रही होगी। तो कनिंगम के माइंड में ये बात आई कि क्यों ना मुझ में खोज की जाए और ये पता लगाया जाए कि इंडिया में ऐसी कौन सी सिविलाइजेशन थी जो पहले यहाँ पे डेवलप थी। तो अलेक्जेंडर कनिंगम ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, खुदाई स्टार्ट की थी। तो उसने खुदाई के समय पाया कि उसने पहले स्टार्टिंग में एक स्ट्रेटजी बनाई, योजना बनाई कि मैं कैसे काम करना चाहिए। उसने जितने भी सील्स थी उनको इकट्ठा किया, एविडेंस को इकट्ठा किया जो पुराने लोगों को मिल चुके थे। उसने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे की थी, चीज़ों को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। पुरानी जितनी भी लिखित डॉक्यूमेंट्स थे, मतलब इंडिया के बारे में जिसने भी जो कुछ भी थोड़ा मोटा लिखा था, उस सबको इकट्ठा किया, उसको रीड आउट किया। उसके बाद उसने खुदाई करना स्टार्ट किया था। और जब उसने स्टार्ट किया तो पाया कि चाइनीज़ पिलग्रिम जो थे उन्होंने हड़प्पा के बारे में कुछ लिखा होगा।
तो उन्होंने भी हड़प्पा के बारे में कुछ लिखा होता। उसने सब चीज़ों को पढ़ के अच्छे से कलेक्ट करने के बाद उसने डिसाइड किया कि अब मुझे हड़प्पा सिविलाइजेशन के लिए जगह जगह पर खुदाई करनी होगी। और जब उसने खुदाई की तो उसको बहुत सारे एविडेंस मिले, जिससे उस ये फाइनल हो गया था कि यहाँ इंडिया जो इंडिया था या अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इन जगहों पे क्या कौन सी सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली या हड़प्पा सिविलाइजेशन थी। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में उसे आर्टिफैक्ट को भी कलेक्ट किया। कनिंघम ने सोचा इंडिया की हिस्ट्री है वो गंगा वैली से शुरू हुई थी। ही थॉट दैट द इंडियन हिस्ट्री बिगेन टू फर्स्ट सिटीज़ इन गंगा वैली, पर ऐसा नहीं था। जो इंडिया की जो सिविलाइजेशन थी वो स्टार्ट हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक है, तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम था उसकी डेथ हो गई थी बेटा 1875 में। तो वो जो अपनी खोज है या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूरी जानकारी हमें नहीं दे पाए थे। उसके बाद दो नए आर्कियोलॉजिस्ट को ये काम सौंपा गया। जो मार्शल था 1924 में, इसने घोषणा कर दी थी, इसने ये क्लेम कर दिया था कि मैं पूरे वर्ल्ड के सामने एक नई सिविलाइजेशन की से पहचान करवाऊंगा। ये बताऊंगा कि इतने सालों पहले एक नई सिविलाइजेशन या एक नई सभ्यता होती थी। तो इसने बताया जो न्यू सिविलाइजेशन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता है, जिसको इसने दुनिया से मिलाया। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मार्शल क्या करता था बेटा, हॉरिजॉन्टल खुदाई करता था और एविडेंस इकट्ठा करता था। उसके आर्टिफैक्ट्स को इकट्ठा करने का जो तरीका था हॉरिजॉन्टल था। लेकिन इसके बाद व्हीलर आया। तो व्हीलर ने ये 37, क्योंकि देखो 37 इकट्ठा करता था तो यहाँ से खुदाई ऊपर ऊपर से खुदाई करके वो चीज़ों को ले लेता था। अब नीचे कोई चीज़ थी वो तो रह गई ना, ये यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाया। तो इसके बाद व्हीलर आया। व्हीलर ने इसका जो खुदाई करने का तरीका जो हॉरिजॉन्टल था, उसने हॉरिजॉन्टल खुदाई करने के साथ साथ उसने वर्टिकल गहराई से खुदाई करना भी स्टार्ट की। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है बेटा जो ओ एक्सिस के समानांतर पैरेलल हो, समानांतर हो। वर्टिकल ऐसे होता है जो वाई एक्सिस के समानांतर हो। तो इसने हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल खुदाई करना भी स्टार्ट किया, और जिससे उसे बहुत ज़्यादा एविडेंस मिले और उसे अलग अलग भी पता लगा कि जैसे यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन है के सबूत मिले, किसी जगह उसे मोहनजोदड़ो के मिले। और इस तरीके से खुदाई करने पर हमें अलग अलग नहीं चल पा रहा था कि ये कौन सी सिविलाइजेशन के सबूत है। यहाँ हमें गहराई से खोदने पर पता लग रहा था कि ये स्टैंप अलग है और ये स्टैंप अलग है। इट मीन्स कि ये किसी और सभ्यता से रिलेटेड है, ये किसी और सभ्यता से रिलेटेड है। तो उस टाइम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस होती थी आर्कियोलॉजिस्ट के सामने, वो यही प्रॉब्लम होती थी कि आर्कियोलॉजिस्ट अच्छी तरीके से हर एक बात को ऐसे नहीं बोल सकता था कि 100% श्योर है या कन्फर्म है। क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस होती थी वो स्क्रिप्ट की होती थी। उनकी लिपि ऐसी थी जिसको आज तक कोई भी रीड नहीं कर पाया। अगर लिपि रीड कर सकते हैं तो हम बता सकते हैं कि हड़प्पा में ये होता था या ये होता था, लेकिन नहीं कर सकते। इसीलिए जो भी हमें एविडेंस या सबूत मिले आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू, हम उन्हीं पे ही बिलीव कर सकते हैं और उसी को ही जो उन्होंने बताया उन्हीं चीज़ों को ही हम फैक्ट्स मानकर स्टडी करते हैं। तो बेटा ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको आज हमने ख़त्म किया है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंस पॉइंट्स हैं आप अपने नोटबुक में राइट कर लीजिए और इसको रीड आउट कीजिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।